नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं कल से आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटी है उसको मैं अपलोड करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था द एंड ऑफ बिपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। इस चैप्टर के मैंने कहा था, इस चैप्टर के लगभग 5 से 6 वीडियोज आएगी, आप आराम से सीक्वेंस से वीडियो को देखो, ठीक। तो हम चैप्टर के देखो, जो ये मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह पेस्ट कर रखे हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और यही आपके नोट्स है, इनको ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ले लो, ठीक है, हो गया। चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं द एंड ऑफ बिपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। दो ध्रुवीयता का मतलब आप लोग समझते हो सारे के सारे। वर्ल्ड में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ, तो उस टाइम पे आपके सामने दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, ठीक है। आपके सामने तो नहीं हुआ, लेकिन दो उस टाइम पे, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म हुआ, तब दो महाशक्तियां सामने आई। एक शक्ति थी यूएसएसआर पावर और दूसरी थी यूएस पावर। यानी कि यूएसएसआर पावर जो थी वो रसिया को बोल सकते हैं, रूस इसके अंदर था, हेड इसका रूस था। और अगर हम दूसरी साइड में बात करें यूएस पावर की, तो यूएस पावर का हेड था अमेरिका, यानी कि अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि अमेरिका और रसिया के बीच में एक होड़ सी लगी हुई थी, एक कंपटीशन सा हो रहा था कि ताकतवर बनो, ताकतवर बनो। ताकतवर कैसे? रसिया सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री मेरे साथ ऐड हो, लेकिन उधर दूसरी साइड में जो अमेरिका था, यूएस पावर सोचती थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री मेरे अंदर आके ऐड हो, ठीक है। ये तो ये चैप्टर आपका उसी पे ही है, ठीक है। कैसे शीत युद्धों का, जो शीत युद्धों की शुरुआत हुई थी, वो मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस कर रखी। इस साल आपका सिलेबस में है ही नहीं, चैप्टर था कोल्ड वॉर ही रहा। लेकिन अगर हम बिपोलरिटी की बात करें, तो बिपोलरिटी में है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि कब यूएसएसआर पावर और यूएस पावर के बीच में जो कंपटीशन था वो कब जाके बंद हुआ था, ठीक है। ये इसमें बता रखी है। और देखो, यूएसएसआर के बनने से लेके, यूएसएसआर पहले मजबूत था, बाद में फिर यूएस पावर मजबूत हो गया था। जैसे ही रशियन पावर टूटा, यानी कि यूएसएसआर के टूटते ही बाद में फिर एक ही महाशक्ति बची थी, जिस महाशक्ति का नाम था यूएस पावर, ठीक है। ये यानी कि रसिया टूट चुका था, ठीक है। ये सर क्यों टूटा था, क्या लॉजिक था उसका, तो आप धीरे धीरे करके इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर में कौन कौन सी कमियां थी जिससे कि रसिया जो है विखंडित हो गया था। रसिया मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट बन चुके थे, ठीक है। ये यानी कि यूएसएसआर जो था वो टूट चुका था। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है इन वन साइड का मतलब एक दृष्टि से। तो लिखा हुआ है द सोवियत यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1917 डिस्पेयर्ड बाय कम्युनिस्ट लॉजिक, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन कब बनना शुरू हुआ था, ये 1917 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यानी कि सोवियत यूनियन 1917 में बना हुआ था, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो यानी कि इंस्पायर्ड था किससे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक तरह की साम्यवादी विचारधारा से, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा से ये प्रेरित था। उसके बाद ज्वाइन द विक्टोरियस ब्लॉक इन वर्ल्ड वॉर सेकंड बिकेम अ सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। इन्होंने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, देखो अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो था ना, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो देश जीते थे उनके अंदर ही काउंट किया जाता था रशिया, यानी रशिया युद्ध जीता था उस टाइम पे, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे पावरफुल ग्रुप के रूप में निकल के आया था आपका यूएसएसआर। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें, ज्वाइन द विक्टोरियस ब्लॉक इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद बिकेम अ सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। तो रशिया जो था वो सुपर पावर हो चुका था, ठीक है। और कैसा, एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में निखर गया। स्टार्टेड कॉम्पिटिंग बाई अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका के साथ में टक्कर ले रहा था। यानी कि उस टाइम अमेरिका तो ताकतवर था ही, अमेरिका के सामने एक और महाशक्ति निकल कर आई जिसका नाम था यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि रसिया। यहाँ पे लिखा है डेटोरेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड शॉक थेरेपी। इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें किसकी, शॉक थेरेपी की, तो ये कब तक महाशक्ति रही, कब तक महाशक्तिशाली रहा है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही रसिया बना, 1917 में जो क्रांति हुई थी, 1917 के बाद रसिया बना, ठीक है, और यानी यूएसएसआर बना और यूएसएसआर विखंडित हुआ, ठीक है। भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड तो जीत गए थे ये लोग, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आपको पता है दो महाशक्तियां निखर के आई, एक तो यूएसएसआर पावर, दूसरी यूएस पावर। तो यूएसएसआर पावर जो थी वो काफी पावरफुल पावर थी, ठीक है, क्योंकि रशिया था उसके अंदर, और ये एक लंबे टाइम तक चलता रहा। बाद में यूएसएसआर पावर जो था वो टूट चुका था। टूटने के बाद अब महाशक्ति के रूप में अमेरिका सामने आया था, ठीक है। ये और इसके टूटने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा, या योगदान तो नहीं लेकिन इनका जो ड्रॉबैक रहा, जो इनका गंदा सिस्टम रहा, जिसकी वजह से ये जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, तो ये था इनका शॉक थेरेपी। सर शॉक थेरेपी क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का मतलब है, एक टाइम ऐसा आया रसिया के अंदर जो
रसिया की जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री एक तरह से प्राइवेट हाथों में चली गई थी, यानी कि रसिया के अंदर जितने भी जो इंडस्ट्री थी, जो इनका पब्लिक सेक्टर था, वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में चले गया था, ठीक है। यानी कि कंपनियों को आधे टाढ़े भाग में बेच दिया, ठीक है, जिसको जितना रेट मिला उस रेट में कंपनी बेच दी गई, और इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। सारी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में चली गई, और जिसको जितने रेट में कंपनी मिली वो उसी रेट में चला, यानी सस्ते दामों पर कंपनियों को बेच दिया गया, इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी, ठीक। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कैसे बना, अब हम इसकी बनावट की बात करें कैसे बना, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड इन 1917, 1917 में इसका निर्माण हुआ, आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उसके बाद इसका फॉर्मेशन तैयार हुआ था। द सोवियत यूनियन इज कॉल्ड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इंपोर्टेंट है याद रखना, यूएसएसआर का फुल नेम क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद है देयर वाज अ टोटल 15 रिपब्लिक्स इन यूएसएसआर, इन्होंने कहा कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर के अंदर कितने रिपब्लिक है, तो 15 रिपब्लिक है, ठीक है। कितने हैं भाई, ये 15 रिपब्लिक इसके अंदर है, कितने हैं, 15, ठीक है भाई। तो इन्होंने कहा कि जो टोटल रिपब्लिक थे वो कितने रिपब्लिक थे, तो यूएसएसआर पावर जो थी इसके अंदर टोटल 15 रिपब्लिक, यानी कि 15 रिपब्लिक, 15 गणराज्य इसके अंदर हुआ करते थे, ज्वाइंड 15 डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 15 अलग अलग देश इसके अंदर ऐड थे, ठीक है। नेक्स्ट है द सोवियत यूनियन वाज क्रिएटेड टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर को गरीबों का उत्थान करने के लिए बनाया गया था। इनका पर्पस एक था कि हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, और हम सभी में समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी चाहते हैं। इसलिए ये जो था ना रसिया, यानी कि यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बनाया गया था, वो केवल और केवल, ठीक है, जो गरीब थे यानी गरीबों को भी विचार में रखकर बनाया गया था कि हमारे देश में जो गरीब है वो गरीब गरीब ना रहे, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट करे, उसका भी इवोल्यूशन हो, ठीक। ये नेक्स्ट है इट वाज स्टेबलाइज्ड अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। इन्होंने कहा इट वाज स्टेबलाइज्ड, इसको स्थापित किया गया था अकॉर्डिंग के अनुसार सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवाद। इन्होंने कहा कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर जब बना तो बनाते टाइम दो तरह की विचारधारा रखी गई थी। एक विचारधारा थी आपकी सोशलिज्म यानी कि समाजवादी आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा, और दूसरी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि साम्यवादी विचारधारा। ये दोनों विचारधाराओं को देख के ध्यान में रख के ही यूएसएसआर का फॉर्मेशन तैयार हुआ था। ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा यूएसएसआर जो बना था उसमें कितने टाइप की जो आइडियोलॉजी थी वो थी, तो दो तरह की आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद और कम्युनिस्ट का मतलब होता है आपका साम्यवाद, ठीक है। ये नेक्स्ट है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के बारे में बताओ, सोवियत सिस्टम क्या था, तो यहाँ पे लिखा है यूएसएसआर फॉर्म्ड आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इन्होंने कहा कि रसिया यानी कि यूएसएसआर जो बना था वो किस क्रांति के बाद बना था, वो बोल्शेविक क्रांति के बाद बना था, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और ये कब हुई थी, 1917 में हुई थी। और कहां पर हुई थी, ये रसिया में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी, रसिया के अंदर हुई थी बोल्शेविक क्रांति, कब, 1917 में, ठीक है। ये नेक्स्ट है इट्स एम वाज द स्टेबलाइज एंड इक्वलिटेरियन सोसाइटी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, यूएसएसआर बनाने का जो उद्देश्य था वो था समाज के अंदर क्या, समानता, यानी कि सभी को समानता की नजरों से देखा जाए, सभी को समानता का अधिकार प्रोवाइड किया जाए, यानी कि राइट टू इक्वलिटी सभी के लिए हो। तो यानी कि ये यूएसएसआर बनाने के पीछे क्या था कि सभी का उद्धार हो, सभी का डेवलपमेंट हो, यानी कि इक्वलिटेरियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने सोचा था, ठीक है, यानी कि समाज में सारे तबके के लोग रहे, सबका विकास हो, ठीक है। ये उसके बाद है इन विच सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी वाज टू बी क्रिएटेड बाय एंडिंग कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर रशिया की बात करें, यानी कि यूएसएसआर के जो लोग थे वो खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, वो किन चीजों के खिलाफ थे, जब यूएसएसआर को बनाया गया तो दो चीजों के तो स्पेशल खिलाफ थे, और दो चीजें कौन थी, एक तो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ थे ये लोग। पूंजीवाद का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियां लगाना, प्राइवेट आदमी कोई भी आदमी बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहा, फिर वो छोटे छोटे आदमी को उनमें होल्डर रखेगा, उसके अंदर वर्कर रखेगा, उन वर्करों को एक्सप्लॉइट करेगा, शोषण करेगा, जितना मन करेगा उतना काम लेगा उनसे, सैलरी उनकी टाइम पे देगा, सैलरी उनकी कम देगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ावा देना, जबरदस्ती काम करवाना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के अंदर, ठीक है। ये क्योंकि सारी की सारी इनकम फिर किसकी होगी, उसी आदमी की होगी, सारी की सारी इनकम किस आदमी की, जिस आदमी ने फैक्ट्री लगा रखी। ये और ऐसा तो ये लोग नहीं चाहते थे, इनका मतलब था जो इनकम होती है देश की वो देश के इंडिविजुअल आदमी के साथ शेयर हो, ठीक है, ऐसे चाहते थे यूएसएसआर के लोग। नेक्स्ट था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी यानी कि निजी संपत्ति जो थी, इसके खिलाफ थे। तो ध्यान रखना, यूएसएसआर के जो लोग थे, जब यूएसएसआर को बनाया गया तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखेगा था, दो तरह की तो आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट,
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और दो चीजों से ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, दो बातों से ये बिल्कुल खिलाफ थे। एक तो कैपिटलिज्म समाजवाद, और दूसरा कैपिटलिस्ट यानी कि औपनिवेशवाद, और दूसरा था आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखे जाओगा, कोई किसी भी आदमी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी कि 1000 बीघे का मालिक है, उसके 20 फैक्ट्रियां हैं, ऐसा कोई नहीं होगा किसी आदमी के अंडर। मतलब सब कुछ यहाँ सरकारी है, रशिया के अंदर सारी चीजें सरकारी है, ठीक है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है। और रशिया के अंदर मोर एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी लोग रशिया के अंदर है सभी का अपना एक रोजगार है, सभी सरकारी नौकरी पे है, चाहे वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर हो, ठीक है। ये नेक्स्ट है, उसके बाद में द सिस्टम वाज कॉल्ड द सोवियत सिस्टम, इसी सिस्टम को सोवियत सिस्टम कहा जाने लगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द सोवियत सिस्टम इज द सिस्टम बाय विच द सोवियत यूनियन डेवलप्ड इटसेल्फ, यानी कि सोवियत सिस्टम ऐसा सिस्टम था, ऐसी प्रणाली सोवियत प्रणाली थी जिससे क्या हुआ, जिसके अंदर ये सारे के सारे मतलब इस सिस्टम को अप्लाई करके अपने आप को डेवलप करना चाहते थे। सोवियत सिस्टम का मतलब ऐसी प्रणाली जिससे यूएसएसआर खुद को डेवलप करना चाहता हो, उसको बोलते हैं सोवियत सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। इनके इकोनॉमिक फीचर्स क्या थी, इनकी आर्थिक रणनीतियां क्या थी, आर्थिक तंत्र इनका कैसा था, इकोनॉमिक इनकी मतलब इकोनॉमिक एक तरह से कह सके सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी इनकी। तो इनकी इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, यानी कि इनकी जो इकोनॉमी थी, जो सोवियत सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, सोवियत सिस्टम जो आपका था वो सोशलिज्म समाजवाद पे बेस्ड था। किस पे, समाजवाद पे। वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द सोसाइटी इन माइंड, यहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस जो थे, यानी कि इकोनॉमी के सारे डिसीजन सरकार लेती थी, और जो गरीब लोग थे, गरीबों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, गरीबों को ध्यान में रखकर सरकार सारे के सारे डिसीजन लेती थी, ठीक है भाई। एक सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट है आपका, द सोवियत सिस्टम हैड अ प्लान्ड इकोनॉमी, जो सोवियत इकोनॉमी थी वो एक प्लान्ड इकोनॉमी थी। कैसी थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी, अंडरलाइन करते रहना इनको, प्लान्ड इकोनॉमी थी फॉर द फ्यूचर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, यानी कि इनकी प्लान्ड इकोनॉमी थी, जो भी इनके पास रिसोर्सेज हुआ करते थे, उन रिसोर्सेज को ये आगे आने वाली जनरेशन में कैसे उनको यूज करे जाओगा, इसके बारे में भी सोचते थे, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि सब कुछ सोच विचार के पहले से रख रखा था, भाई साहब हमारे पास में इतना लोहा है, इतना कॉपर है, हमारे पास इतना गोल्ड है, हमें कितना निकालना, कितना यूज करना, सब कुछ प्लान था इनका पहले से ही, ठीक है। ये नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है यानी कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मींस, इसका क्या मतलब है, सिचुएशन इन विच अ पर्सन हैज ऑल दोज फैसिलिटीज विदाउट विच इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू डेवलप, ठीक है, नॉर्मली। इन्होंने कहा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मींस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, इन विच अ पर्सन, जब एक आदमी हैज ऑल दोज फैसिलिटीज, वो सारी की सारी फैसिलिटीज चाहता हो, विदाउट विच इट इज डिफिकल्ट, जो उसको मुश्किलों के साथ मिलती है, फॉर हिम टू डेवलप नॉर्मली, और उनको वो आसानी से अपने यहाँ उत्पन्न कर सके, ठीक है, ऐसा उसको बोलते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देखो मिनिमम स्टैंडर्ड में क्या है, भाई मेरी डिमांड है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, और मेरे पास अच्छा खासा कैश हो, और मेरी एक सरकारी नौकरी हो, और मैं घूमने के लिए निकलूं, ऐसा ही तो चाहता हूं मैं, हर आदमी की ये डिमांड है, ठीक है, एक बढ़िया सा घर हो, फ्लैट हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कोई ना करता हो, ऐसी चीजें, और मैं कुछ काम करूं और उसके बाद मेरे पास ये चीजें आ जाए, ताकि यानी कि जो मेरे मन में जो मैंने सोच रखा है, भाई सोच तो पता नहीं कितना बड़ा रखा, सोचने को तो मैं कुछ भी सोच सकूं, लेकिन मेन वो है जो मैंने सोच रखा वो मिनिमम, कम से कम वो तो होना चाहिए। सपोज करो जैसे मेरी जॉब है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाइक से डेली बड़ी बड़ी बाइक लूँ, ठीक है, कोई अच्छी सी बाइक लूँ, नई बाइक लूँ, उससे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँ, ठीक है, डेली उससे आ जाया करूँ, साफ रहे, चमकीली रहे, मेरी जेब में कैश भी हो, ठीक है, खाऊं पीऊं मस्त रहूं, ऐसा। तो ये मेरी मिनिमम क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड है मेरा, ठीक है, लिविंग, जीने की तो ये रोजमर्रा की दैनिक चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज नेजिबल, ठीक है, नेग्जिबल। इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी थी वो ना की बराबर थी, ठीक है, यूएसएसआर के अंदर बेरोजगारी ना के बराबर थी, कोई बेरोजगारी नहीं था, ठीक है, मात्र 2-4% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई इंप्लॉयमेंट नहीं था, और उनके अंदर ज्यादातर हैंडीकैप थे, ठीक है, हैंडीकैप जानते हो आप लोग, विकलांग, ठीक है, ये तो नेग्जिबल। अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंट इन द सोवियत सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो सोवियत सिस्टम था उसके अंदर सभी जो थे एम्प्लॉयमेंटेड लोग थे, सभी के पास अपना एक रोजगार था, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो एडवांस लेवल पर था। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग जानते हो, एक दूसरे से मिलना, ठीक है, बैंकिंग वगैरह इनकी और इनकी मार्केट वगैरह सारी एक तरह से अगर देखा तो कम्युनिकेशन में ही आ जाती है, ठीक है। इनकी संचार प्रणाली, इनका एडवर्टाइजमेंट वो एक बड़े लेवल पर था, ठीक है, मजबूत था, इनका एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था।
नेक्स्ट था स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फ्रॉम द ओनरशिप। इन्होंने कहा स्टेट ओनरशिप मतलब स्टेट राज्य के अंदर जो प्रॉपर्टी है, राज्य के अंदर जो संपत्ति है, ठीक है, राज्य के अंदर जो भी भूमि है, जो भी जमीन है, उस सभी का मालिक कौन होता है? उस सभी का मालिक सरकार ही हुआ करती थी एक तरह से। यानी कि जमीन और जो भी जमीन थी, चाहे वो उपजाऊ हो चाहे अन उपजाऊ हो, सारी की सारी पे सरकार का होल्ड था। मैंने कहा ना कि रशिया के अंदर सारी चीजें सरकारी है। नेक्स्ट, स्टेट कंट्रोल ओवर लैंड एंड अदर प्रोडक्टिविटीज एसेट्स। इन्होंने कहा कि स्टेट जो था यानी कि एक राज्य जो है, राज्य का पूरा होल्ड था किस पर? लैंड पर, जमीन पर पूरा कंट्रोल था। एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स, और जहां से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कहां से होगा? फैक्ट्री से होगा सर। भाई तो जमीन पे सरकार का पूरा होल्ड था, सरकार की ही जमीन थी, सारी जमीन सरकारी थी। और दूसरा अदर प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी कि जितनी भी जो भी प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन में आपकी जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने के उद्योग, वो भी आपके जो है प्रोडक्शन करती है। तो चाहे स्मॉल स्केल की हो चाहे लार्ज स्केल की हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, सारी की सारी इंडस्ट्री और सारी की सारी लैंड पे किसका होल्ड था? गवर्नमेंट ऑफ रशिया, ठीक है, उसका होल्ड था। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर के अंडर में था सब कुछ। नेक्स्ट है द कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब जो भी उपभोग इंडस्ट्री होती थी, यानी कि उपभोग उद्योग जो थे, वाज वेरी एडवांस, वो बहुत ही एडवांस लेवल पे थे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ लार्ज आइटम लाइक अ कार। इन्होंने कहा कि रशिया के अंदर एक सुई, एक निडल, एक सुई से लेकर और एक कार तक की जो इंडस्ट्री थी, एक सुई बनाने से लेकर एक कार तक बनाने की इंडस्ट्री, सारी पे किसका होल्ड था? जो गवर्नमेंट थी उसका होल्ड था। यानी कि सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट, whose results of energy resource, जितने भी वहां पर जो एनर्जी रिसोर्स हुआ करते थे, यानी कि द सोवियत यूनियन हैड ऑल द मेजर एनर्जी रिसोर्स लाइक एज या सच एज मिनरल्स, ऑयल्स, आयरन, स्टील एक्सेट्रा इन एडवांस। इन्होंने कहा कि ये बड़े एडवांस लेवल पे थे। क्या क्या भाई? मतलब इनके पास में पर्याप्त मात्रा में थे, सफिशिएंट थे बहुत ज्यादा। और कौन कौन से? द सोवियत यूनियन हैड ऑल द मेजर एनर्जी रिसोर्स सच एज मिनरल्स, ऑयल्स, आयरन, स्टील, ठीक है, जो खनिज है, मिनरल्स, ऑयल, तेल जो है, आयरन लोहा है, स्टील है, ये सब कुछ इनके पास पहले से ही काफी मात्रा में है रशिया के साथ में।